नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में सोशल साइंस का प्रैक्टिस पेपर करने वाले हैं, मॉडल पेपर करने वाले हैं। ये आपके समस्त सिलेबस का निचोड़ रहेगा, जिसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे। समस्त सिलेबस से 20 प्रश्नों का निचोड़ लिया गया है। चाहे जियोग्राफी की बात करें, चाहे अर्थशास्त्र की बात करें, चाहे आप जो अभी आपके हिस्ट्री है वो टॉपिक्स, तीनों टॉपिक्स मिला के टॉप 20 क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर हमारे चल रहे हैं। इसमें हम 20 प्रश्न करेंगे, 20 MCQs रहेंगे, 20 नंबर के रहेंगे। सभी को कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है कि 20 में से आप लोगों को कितने सही जा रहे हैं, सही है। चलिए शुरुआत करते हैं। बाकी सभी क्लासेस चल रही, प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। बाकी हमारी भी संस्था के अगर आपने टॉपर नोट्स नहीं लिए, टॉपर नोट्स भी आप ले सकते हैं। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप मैसेज करना है 9630689598। इसमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, पूरा डिटेल मिल जाएगा। ये टॉपर नोट्स 20 आपकी तैयारी को 20% बढ़ा देगी। चलिए प्रश्न हमारा पूछा गया कि बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने के निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया? फैजाबाद, कानपुर, इलाहाबाद या लखनऊ? अगर आपको पता है बेहतरीन कमेंट करिएगा। प्रत्येक ब्रदर, सिस्टर एंड टीचर्स जिनका सपना अध्यापक, अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया? फैजाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नवाबों का शहर कौन कहलाता है? नवाबों का शहर लखनऊ कहलाता है। बेगम हजरत महल के समर्थकों ने राजा जलाल सिंह के नेतृत्व में अंग्रेज सेना के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और बेगम और उनके सहयोगियों के नेतृत्व में विद्रोही सेनाओं द्वारा लखनऊ पर पुनः कब्जा करने के बाद किसे शासक घोषित किया था? गिरहवर्षी पुत्र बिरजिस कद्रस को। किसको? बिरजिस कद्रस को जो है शासक या कद्रस को अवध शासक घोषित किया गया था। दूसरा प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश काउन को स्थानांतरित किया गया? 1861 का अधिनियम, 68 का अधिनियम, 33 का अधिनियम या 58 का अधिनियम? सभी लोग बताइए कौन सा अधिनियम हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और आपके नज़रिए से आपकी तैयारी क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जी हाँ साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश काउन स्थानांतरित किया गया था। यह अधिनियम 1833, इसे सेंट हेलेना अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत सरकार अधिनियम 1833 के रूप में भी जाना जाता है। और सेंट हेलेना द्वीप का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया था। 1813 का अधिनियम याद रखें। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन साथियों इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर है कि मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? पानी लाने वाले, अनिवार्य सेना के सदस्य, बलात मजदूर या बागान में काम करने वाले मजदूर? पाइक। ये मध्यकालीन असम की बात करें, अहोम साम्राज्य में राज्य की सेवा करने वाले सक्षम पुरुष माने जाते थे। राज्य की सेवा करने वाले सक्षम पुरुष को पाइक कहा जाता था। पाइक प्रणाली की एक यह है कि सक्षम पुरुषों को राज्य की सेवा करने के लिए मजबूर किया जाता था। ये भी कई जगह मिलता है यहाँ पे। तो आपके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? पाइक इज द राइट आंसर। सोचिए, अगर आपने कभी देखा हो इस प्रश्न का तो आपको जवाब मालूम होना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा इस प्रश्न को, पहली बार फेस कर रहे हैं, पहली बार समझ रहे हैं, तो अपने आप खुद कमेंट करके ये अनिवार्य सेना के सदस्य इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। सीटेट सोशल साइंस में आया हुआ प्रश्न है। सीटेट में बलात या बधुआ मजदूर बोला गया है। क्या बोला गया है? बलात या बधुआ मजदूर भी बोला गया है। कई जगह अनिवार्य सेना के सदस्य, लेकिन बलात या मजदूर भी बोला गया है, बधुआ मजदूर।
तो बधुआ मजदूर भी यहाँ पे सही हो सकता है, क्योंकि सीटेट 2014 में आया हुआ प्रश्न है। तो सीटेट का मानना है बलात् मजदूर है। और अन्य जो कम्पिटिटिव एग्जाम है तो वहाँ मानना है अनिवार्य सेना के 10। तो हम तो टीचर की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती, तो सीटेट का यहाँ पे हम सही मानेंगे। तो बलात् मजदूर इज द राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सीटेट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ढांचा का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? आत्म संयम के कौशल के सुधार को सुनिश्चित करना, विद्यार्थियों के विचारों पर सोचने के योग्य बनाना, योग्य निर्धारण के वंचित परिणामों को मजबूत करना, या स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों को सहायता करना। किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ढांचा का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? मुख्य लक्ष्य छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और नागरिक रूप में कार्य करने में सक्षम बनाना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण संबंध स्थापित करने की योग्यता विश्लेषण, स्मरण रखना, बोध या प्रयोग करना क्या कहलाएगी? कोई भी जब सूचना होती है उसके छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता को क्या कहते हैं? कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, कई कम्पिटिटिव। इसका मतलब होता है विश्लेषण करना। क्या होगा? विश्लेषण करना इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से संभावित प्रश्न हो। लोगों के बीच एक समान विकास लक्ष्य है, परिवार, स्वतंत्रता, आय या सुरक्षा? सभी लोग बताइए। लोगों के बीच एक समान विकास का लक्ष्य यहाँ पे किसे माना गया है? तो जो आय होता है ना, आय क्या है? आय जो है लोगों के बीच एक समान विकास का लक्ष्य होता है। थर्ड वाला ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न को पहचानिए कि न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना होती है, न्यायाधीशों का सेवा काल निश्चित होता है, शक्तियों का पृथक्करण, या एक बार नियुक्त होने के बाद न्यायाधीश को हटाना बहुत कठिन है। तो न्यायपालिका के संदर्भ में प्रावधान बताइए। भिन्न को पहचाना मतलब अलग कौन सा आपको दिख रहा है? तो अलग हमें दिख रहा है शक्तियों का पृथक्करण करना, या न्यायाधीशों का सेवा काल निश्चित होता है, यही गलत होगा। पहले तो सेकंड ऑप्शन है, ये पृथक्करण आप कर सकते हैं, लेकिन न्यायाधीशों का सेवा काल निश्चित होता है, ये गलत है, ये तो अलग हो जाएगा। न्यायाधीशों को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे वे बिना किसी भय से अपना काम कर सकते हैं, दबाव में आकर निर्णय नहीं लेते। न्यायाधीशों को हटाना कठिन है, तो एक बार नियुक्त होने के बाद न्यायाधीशों को हटाना बहुत मुश्किल होता है, जो उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान भी सही है। और शक्तियों का पृथक्करण मतलब यह सिद्धांत सरकार की 3 शाखा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों के बंटवारे पर आधारित होता है। तो न्यायपालिका के स्वतंत्रता के तत्व कई होते हैं, सरकारी हस्तक्षेप का अभाव भी होता है, न्यायाधीशों के लिए निश्चित कार्यकाल, सेवा काल निश्चित होता है, ये थोड़ा सा भिन्न लग रहा है, बाकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप सभी लोग समझ गए होंगे। आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? सविनय, खिलाफत, असहयोग या स्वदेशी? आंध्र क्षेत्र, तो आंध्र क्षेत्र में खासतौर मतलब डेल्टाई क्षेत्र जो होता है, वंदे मातरम आंदोलन को एक स्वदेशी, जी हाँ, स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता था। यह आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध शुरू हुआ था और इसमें स्वदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और भारतीय वस्तुओं के उपयोग पर जोर दिया गया था। आंध्र में इस आंदोलन का नाम देशभक्तिपूर्ण नारा वंदे मातरम से पड़ा, जो आंदोलन का पर्याय बन गया। 1905 स्वदेशी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया? किसने किया? ताराबाई शिंदे। भारत में पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर और पितृसत्तात्मक समाज की आलोचना की थी ताराबाई शिंदे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न। 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा?
जन सामान्य को शिक्षित करना, भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाना, संभ्रांत वर्ग को शिक्षित करना या लोगों को नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए किस लिए किया गया? तो 19वीं जो सदी थी उसमें ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को लागू करना चाहा, क्योंकि ईसाई शिक्षा लागू करने की इच्छा मुख्य रूप से ईसाई धर्म का प्रचार करना भी माना जाता है। लेकिन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यह है कि भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और कई बार ये पूछा गया है तो ध्यानपूर्वक समझना है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि प्रेरक अधिगम निम्नलिखित में से किस उपागम के विपरीत है? निपुणता अधिगम, संरचनात्मक प्रशिक्षण, अनुरूपण या प्रतिपादक शिक्षण। प्रेरक अधिगम किस उपागम के विपरीत होता है? इंडक्टिव लर्निंग की बात कर रहे हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रतिपादक शिक्षण उपागम के विपरीत है प्रेरक अधिगम। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की। जिस क्षेत्र में रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं उसे कहते हैं प्रदेश, निर्वाचन क्षेत्र, राज्य या भूभाग। जिस क्षेत्र में रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं सभी लोग बताइए। ये आपके एमपी टेट और सी टेट में आया हुआ प्रश्न है और वह कहलाता है निर्वाचन क्षेत्र इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं साथियों, हर एक क्वेश्चन सिलेक्शन की ओर आपका ले जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों के ग्राम प्रधान ग्राम भोजक के बारे में सत्य नहीं? ग्राम प्रधान ग्राम भोजक वह अक्सर सबसे बड़ा जमींदार होता है और यह उत्तरी भागों में ग्राम भोजक बोलते हैं ग्राम प्रधान को। उनका पद वंशानुगत था। राजा ने कभी उसका उपयोग कर वसूलने के लिए नहीं किया और आमतौर पर उसके पास जमीन पर खेती करने के लिए दास और भाड़े के श्रमिक होते थे। तो कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों के ग्राम प्रधान या ग्राम भोजक के बारे में सत्य नहीं दिया गया है? तो आप ये जानते हैं अक्सर जमींदार होते, वंशानुगत होता था, लेकिन राजा ने कभी उसका उपयोग कर वसूलने के लिए नहीं किया है, यह सत्य नहीं है। ठीक है। और ग्राम भोजक के बारे में कि न्यायाधीश और पुलिसकर्मी के रूप में कार्य होता था, कर वसूलना इसका था, वंशानुगत पद मिलता था, सबसे बड़ा जमींदार कहलाता था। ठीक है, तो आप सभी लोग भली बात समझते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार करना। वे विदेशी पर्यटक हैं जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। वे भारत के भीतर के ही प्रवासी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं जहां उन्हें अपने राज्य की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। अब सही विकल्प चुनना है कि इनमें से कौन सा सही है। दो कथन दिए गए हैं भारत में चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में कथन दिए गए। देखिए, चिकित्सा पर्यटक के संदर्भ में यहाँ पे देखा जाए तो पहला तो सही है कि क्योंकि चिकित्सा पर्यटक दिए गए हैं तो ये विदेशी पर्यटक जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य और विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त होती हैं। वही भारत के भीतर के ही प्रवासी जो एक दूसरे राज्य से राज्य के अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं उन्हें अपने राज्य की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त होती है। तो बी आपका सत्य नहीं दिया गया है, बाकी पहला सत्य दिया गया है। तो कई बार यह पूछा जाता है, ए सही है, बी गलत है। ये सी टेट में भी आया हुआ प्रश्न है, सी टेट सोशल साइंस के पेपर में पूछा गया प्रश्न था। अगला प्रश्न, पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पंचायती राज प्रणाली कि संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है। या जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय स्तर है। या ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष की होती है। तो पंचायती राज प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही है? पंचायती राज प्रणाली में हमारा कथन सही कि संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है?
UNDP, विश्व बैंक, IMF या WHO? UNDP, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF या WHO, किसके द्वारा? तो मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित की जाती है। पहला ऑप्शन इधर राइट आंसर। ये भी अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि विश्व में भारत का HDI रैंक है 125, 115, 126, 134। तो भारत का HDI मान 2022 के अकॉर्डिंग देखा जाए 193 देशों में। UNDP 2025 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 25 का अब देखते हैं, करंट का दे जानना चाहिए। 2025 के अनुसार भारत मानव विकास सूचकांक HDI में 193 देशों में 130वें स्थान पर है। कितने? 130वें स्थान पर है। तो यहाँ पे 130 का 134 दिया गया है, तो 130 अगर दिया रहे तो 130 वाला ऑप्शन करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भूमिहीन मजदूर के विकास लक्ष्य में सर्वोच्च प्राथमिकता क्या होती है? जो मजदूर भूमिहीन है, जिनके पास भूमि नहीं होती है, उनके विकास लक्ष्य में सर्वोच्च प्राथमिकता क्या होती है? उनके लिए सर्वोच्च है कि काम के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी, क्योंकि उनका तो मजदूरी से ही काम चलेगा। अगला है 2011 में केरल में साक्षरता दर क्या थी? तो केरल में साक्षरता दर कितनी थी? तो मुझे लग रहा है 94 या 96, कितनी थी? 94 के आसपास थी। अगर ये पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो 2011 के जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 69.32 थी, लेकिन 24-25 में अब बढ़कर यह 75% के आसपास हो गई है, आंकड़ा बताया जा रहा है। और इस प्रैक्टिस पेपर का 20वां प्रश्न है कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का अर्थ क्या होता है? कि जन्म के समय किसी व्यक्ति के जीवन की औसत अपेक्षित लंबाई, मृत्यु के समय किसी व्यक्ति के जीवन की औसत अपेक्षित लंबाई, या जन्म के समय एक बच्चे की औसत अपेक्षित लंबाई, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आप जानते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का अर्थ क्या होता है, सभी लोग बताइए। हर एक क्वेश्चन साथियों यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। आशा है कि ये जो हमने 20 क्वेश्चन किए आप लोगों को समझ में आए होंगे और आपने अच्छे तरीके से समझे होंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं, डेली नए क्वेश्चन होते हैं और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के जैसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जन्म के समय किसी व्यक्ति की जीवन की औसत अपेक्षित लंबाई सही माना गया है, क्योंकि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का सांख्यिकीय अनुपात है जो बताता है कि एक नवजात शिशु के वर्तमान मृत्यु दर पैटर्न के आधार पर कितने वर्ष जीने की उम्मीद है, और यह किसी व्यक्ति की औसत जीवन काल की संभावना को दर्शाता है, ना कि व्यक्तिगत जीवन की गारंटी। औसत जीवन काल, व्यक्तिगत जीवन नहीं जाएगा, औसत जीवन काल है, तो औसत शब्द दे दिया गया है, इसलिए ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमने ये टॉप 20 क्वेश्चंस किए। डेली आपके 20 नए प्रश्न होते हैं, समस्त सिलेबस का निचोड़ होता है, आपकी तैयारी बेहतर होती है, आपके सिलेक्शन का रास्ता आसान होता है। तो तैयारी में लगे रहिए, सिलेक्शन का रास्ता आसान कीजिए। मिलते हैं आपके इवनिंग के क्लास में, इवनिंग के प्रैक्टिस पेपर में। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम।